नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर और साथ के साथ उसका कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फटाफट डिस्कशन करते हुए आपके साथ आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। विच स्टेट recorded the highest female literacy rate in India in the 2011 census? 2011 की जनगणना में भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई? फटाफट इनका आंसर मैं करता हुआ चलूंगा। तो इसका सही ऑप्शन है हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो कहां पर दर्ज हुई है? वो दर्ज हुई है दोस्तों केरला में। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? केरला। चाहे फीमेल लिटरेसी की बात आए या मेल लिटरेसी की बात आए या ओवरऑल लिटरेसी की बात आए, केरला ही याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार कंट्री की अगर मैं लिटरेसी की बात करूं पूरे देश की, तो वो थी 74.04%। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये रहा अगला प्रश्न। और कौन प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है, टैगिंग आपके सामने अवेलेबल है। तो इस टैगिंग को देखते हुए चलिएगा। जैसे ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के 13 अक्टूबर 2022 में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे वाली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। क्या है प्रश्न? इन इंडिया द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जनरली इंप्लीमेंटेड फॉर द पीरियड। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण आमतौर पर अवधि के लिए लागू किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को बजट शब्द के नाम से नहीं जानते हैं। हमारे देश के संविधान में बजट नाम का शब्द कहीं भी नहीं है। हमारे देश के संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। और ये एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यही हमारे देश का क्या है? वित्तीय वर्ष है। याद रखिएगा। केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष पूछे तो भी यही है, राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष पूछे तो भी यही है। इवन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी वित्तीय वर्ष यही हो गया है। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष क्या था? 1 जुलाई को शुरू होता था और 30 जून को समाप्त होता था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द टेक्निकल कॉर्पोरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के तकनीकी सहयोग से की गई थी? राउरकेला स्टील प्लांट देश का सबसे पुराना या देश का सबसे पहला इस्पात संयंत्र है। जल्दी से सोचिए और बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और जर्मनी, कई जगह पर आप ये लिखा हुआ देखोगे, वेस्ट जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इस प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। सही ऑप्शन क्या है यहां पर? डी इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूं तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया था 1956 से 61 के बीच में। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, फटाफट बताते हुए चलिए। दिल्ली पुलिस पेपर 13/10/2022 में आफ्टरनून के शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। Expenditure on military infrastructure and government institutions are examples of which of the following? यानी कि सेना, बुनियादी ढांचे और सरकारी संस्थानों पर व्यय निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ये आपको बताने हैं ये किसके उदाहरण हैं। एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री यानी कि सेना पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना जैसे सड़कों का निर्माण है, पुलों का निर्माण है, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी कि सरकारी इमारतें बनवाना, इन सब में खर्च किया गया पैसा क्या कहलाता है? पर्टिकुलर समझ लीजिएगा, ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसका? सरकार का। उपभोग व्यय वह व्यय होते हैं जिनसे किन्हीं संपत्तियों का निर्माण नहीं किया जाता है, कंज्यूम करके कंप्लीट कर दिए गए। यानी कि आप अपने जीवन में जो खाने पे पैसा खर्च करते हैं ना, वो तो उपभोग करके आपने खत्म कर लिया, लेकिन एक पैसा आपने वो खर्च किया जिससे आपने अपना घर बनवा लिया, तो वो आपकी संपत्ति डेवलप हो जाएगी जो आगे इन फ्यूचर आपको फायदा देती रहेगी। तो उपभोग व्यय यानी कि कंज्यूम कर लिए और कहानी क्या हो गई? उनकी कंप्लीट हो गई। चलिए अगला बताइएगा।
द पीरियड इज रिफर्ड टू एज पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ। इनमें से वह कौन सा वर्ष है, वह कौन सा समय है जो कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1921 से 1951। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अगर आपसे पूछी जाए तो वो 1901 से 1921 का समय। देश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कब हुई है, वो 1901 से 1921 के बीच में हुई है। और पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आप देखोगे बहुत तेजी से बढ़ी है, वो बढ़ी है दोस्तों 1921 से 1951 के बीच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकारों में पंचायतें आती हैं, नगर पालिकाएं आती हैं। इन सब का अलग अलग इनकम का स्रोत होता है। जैसे आयकर की बात करें तो केंद्र सरकार का है। तो इनमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वह टैक्स है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती या केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों स्टैंप ड्यूटी। जो स्टैंप ड्यूटी होती है ये राज्य सरकार के आय का स्रोत होता है, ना कि केंद्र सरकार की आय का स्रोत। बाकी चाहे हम कस्टम ड्यूटी की बात कर लें, यानी कि सीमा शुल्क, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाले शुल्क को सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं, एक्साइज ड्यूटी, जो कि अब जीएसटी के रूप में परिवर्तित हो गई है। लेकिन पेट्रोल डीजल पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी ही कही जाती है, क्योंकि इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स यानी कि आय पर लगने वाला जो व्यक्तिगत कर है, यह भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक नहीं है जो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक ध्यान रखिएगा, जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में बात हो रही है तो क्लाइमेट है, लैंडफॉर्म्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। तो आप खुद देख करके पहचान जाएंगे यहां पर कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जियोग्राफी वाली मैम अगर होती तो इसमें से क्या चीज आपको नहीं पढ़ाती वो सोचिएगा आप सबसे पहले। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है? औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जियोग्राफिकल फैक्टर नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने भारत में हरित क्रांति शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरित क्रांति के जनक कौन थे? अगर आप मेरी क्लास में आते हैं मॉर्निंग 8 AM पर, यानी कि प्रत्येक सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, अगर वहां पर आप आते हैं तो सारी चीजें स्टैटिक जीके हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स की भी अगर मेरी क्लासेस आपने देखी हुई हैं, वहां पर भी हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो दोस्तों हरित क्रांति की जब भारतीय कॉन्सेप्ट में इसकी बात करते हैं तो इसके जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और जब वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस डज नॉट प्रोवाइड मुद्रा लोन। इनमें से वह कौन सी संस्था है जो मुद्रा ऋण प्रदान नहीं करती है। वर्ष 2015 में सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या नाम था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किए जाते हैं और बेसिकली 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक को बोलते हैं शिशु ऋण, एक को बोलते हैं किशोर ऋण और एक को बोलते हैं तरुण ऋण। और इसके अंतर्गत अमाउंट है, शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। देन किशोर के अंतर्गत 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो वो कौन सा बैंक है जो शिशु ऋण या तरुण ऋण या किशोर ऋण नहीं बांटता है? तो दोस्तों वो है यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप खुद सोच के देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, यानी कि विनियामक है। वो सीधे कस्टमर से डील नहीं करता है। क्या हमारा और आपका कोई लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चलता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
According to the census of India 2011, which group of states has the lowest female literacy rate? सबसे कम महिला साक्षरता की दर के वो कौन से ग्रुप हैं जो आपको बताना है। बेसिकली सबसे कम साक्षरता वाला अगर मैं राज्य करूं यहां पर तो वो है दोस्तों बिहार। अब आप यहां पर पहचान सकते हैं कि बिहार के साथ में कौन सा राज्य है, तो बिहार और राजस्थान आपको मिल रहा है। अगर किसी और ऑप्शन में बिहार के साथ कोई और राज्य होता तो थोड़ा सा आपके लिए पहचानना टफ हो जाता, लेकिन यहां पर अब आपके लिए कुछ भी पहचानना टफ नहीं है दोस्तों। तो राजस्थान एंड बिहार इज द राइट ऑप्शन, राजस्थान एंड बिहार। और सबसे ज्यादा तो अभी आपको बताया था, एकदम दिमाग में रखिएगा, केरला। और 2011 के जो पॉपुलेशन सेंसस हैं वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बहुत बार उन पर प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म्ड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग को रिप्लेस करके यानी उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब? 1 जनवरी 2015। इसके पहले चलता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और प्लानिंग कमीशन कब बना था? ये 15 मार्च 1950 को बना था। 15th of March 1950 यहां पर मैं लिख देता हूं, 15 मार्च 1950 को बना था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग हो या प्लानिंग कमीशन हो, एक बात याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है और उसे पदेन अध्यक्ष के रूप में हम जानते हैं। अगला प्रश्न, द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बुगे। बुगे इज अ लैंग्वेज। देखिए जो बजट शब्द है वो बुगे शब्द से बना है। इसका पहले मीनिंग जान लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है लेदर पर्स, चमड़े का थैला। इसका मीनिंग भी याद रखिएगा, लेदर पर्स होता है यानी कि चमड़े का थैला। और बेसिकली ये एक फ्रेंच वर्ड है। बुगे जो है एक फ्रेंच वर्ड है। तो जब आप देखते थे देश के वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने जाते थे तो उनके हाथ में एक चमड़े का थैला होता था, काले कलर का चमड़े का बैग। अब हालांकि उसको निर्मला सीतारमण जी ने रिप्लेस कर दिया है एक फोल्डर जिसका नाम उन्होंने खाता बही दिया है, और वो रेड कलर का फोल्डर अपने साथ लेकर के जाते हैं जिसमें से नेशनल एम्बलम होती है, तो उसको रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इसको याद रखिएगा। और एक बात जो अभी बताई थी कि बजट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। हमारे देश के संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, अंडर द अमेंडेड RBI एक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शुड मीट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर एट द मिनिमम? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति वर्ष में कितने बार कम से कम जरूर मिलती है? इस समिति का उद्देश्य भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना है। आप अगर सिंपल शब्दों में समझो तो महंगाई को नियंत्रित करने का काम, प्राइमरी जो वर्क है सबसे पहले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए मौद्रिक नीति बनाता है जिसमें आप कई रेट सुनते रहते होंगे। रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, इन सब की बातें की जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है। बट वर्तमान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ये मीटिंग बाई मंथली होती है। बाई मंथली यानी कि साल में 6 बार, हर 2 महीने में 1 बार। बाई मंथली यानी कि 1 महीने को छोड़ करके अगले महीने। तो 2 महीने में 1 बार मीटिंग होगी, तो पूरे साल में कितने महीने मीटिंग हुई? 6 बार मीटिंग हुई। तो कम से कम 4 बार होनी जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न, Which state in India has the highest % share of maize production to that of all India million tons in 2020-21? 2020-21 में भारत के किस राज्य की मक्का उत्पादन में अखिल भारतीय मिलियन टन की तुलना में सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सेदारी है? यानी कि सबसे ज्यादा मक्का भारत के किस राज्य ने उगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटका। मक्का की बात आए तो याद रखिएगा कर्नाटका ने सबसे ज्यादा मक्का जो है वो उगाया है। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द रंगराजन कमेटी फॉर्म्ड टू फोकस ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन एक्टिविटीज इन इंडिया? भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए यह समिति बनी थी। सी रंगराजन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। और इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी?
2014 में। 2 वर्ष लग गए थे इनको रिपोर्ट प्रस्तुत करने में, और इन्होंने ही बताया था शहरी जगहों पर 47 रुपीज पर डे, ये अर्बन एरियाज में है, और रूरल एरियाज की बात करें तो 33 रुपीज पर डे अगर व्यक्ति अर्न कर रहा है, ठीक है, तो वह गरीबी रेखा के ऊपर है। अगर इससे कम अर्न कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। यह आकलन रंगराजन समिति के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, Which of the following state showed the highest percentage drop in the decadal growth rate of 2001 से 2011? 2001 से 2011 भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है, तो 2001 से 2011 तो ये दशक बन गया डिकैडल। तो डिकैडल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो डिकैडल ग्रोथ रेट सबसे कम कहां पर थी? वैसे तो सबसे कम डिकैडल ग्रोथ रेट अरुणाचल प्रदेश में थी, बट यहां पर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिकैडल ग्रोथ रेट क्या थी? सबसे कम थी यहां पर महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कुछ फॉर्मूले यहां पर आपको दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, मैंने डिजाइन नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप फटाफट इनका आंसर कर दोगे, देखने में घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। पहले में प्राइवेट इनकम की बात हुई है, दूसरे में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात हुई है, तीसरे में नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात हुई है, और चौथे में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात यहां पर हुई है। ध्यान रखिएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये यहां पर बराबर का निशान लगा लीजिएगा, इसके आगे की बातें हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो बी सही नहीं है यहां पर, बाकी सारे फॉर्मूले यहां पर सही हैं। बी क्या कहता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो वैल्यू निकल करके आती है यही हमारे देश की नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो ये मार्केट प्राइस पर निकालते हैं माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, लेकिन अगेन एक बात याद रखिएगा यहां पर डेप्रिसिएशन को भी माइनस किया जाता है। डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड? बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जब भारत में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग बार्टर सिस्टम के हिसाब से काम करते थे। बार्टर का मतलब यह हुआ, अगर हमने गेहूं उगाया है तो हमसे गेहूं ले लीजिए, आपके पास चावल है तो हमें चावल दे दीजिए, जिससे गेहूं चावल हमारे पास भी हो गए, गेहूं चावल आपके पास भी हो गए। तो यह था बार्टर सिस्टम। दोस्तों बार्टर सिस्टम की कौन सी डिफिकल्टी नहीं थी, कौन सी समस्या नहीं थी? तो अगेन डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग इनविजिबल गुड्स, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप इन ट्रेड। तो बार्टर सिस्टम की ये कोई समस्या नहीं थी। पर्सनल रिलेशनशिप का कोई मतलब यहां पर नहीं होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप इन ट्रेड यानी कि व्यापार में व्यक्तिगत संबंधों का विकास। आजकल व्यापार में व्यक्तिगत संबंधों का विकास किया जाता है। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए, बैंकों में जाइए, तो वहां रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। उनका यही काम होता है कि एक बार जो कस्टमर मिल गया उससे रिलेशंस एस्टैब्लिश करके रखना है हमेशा के लिए। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द मुद्रा योजना फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख स्टार्टेड? मुद्रा योजना कब शुरू करी गई थी? अभी इसके पहले एक प्रश्न बताया था, तो याद रखिएगा शिफ्ट में प्रश्न रिपीट भी होते हैं, इसलिए जो भी आपका एग्जाम है याद रखिएगा उसके पहले की शिफ्ट में अगर एग्जाम हो चुका है, उसके पहले के दिनों में अगर एग्जाम हो चुका है तो रिव्यू लेकर के उसका जरूर जाइएगा। और जो रिव्यू आपको मिले, रिव्यू वहां पर बच्चों से भी पूछ सकते हैं, और अगेन ऑनलाइन भी आपको सारा डेटा मिल जाता है, तो उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ करके जाइएगा। कुछ ना कुछ लिंक करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगर आई है तो किसी में कोई प्रश्न पूछ लेंगे, किसी में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कोई प्रश्न पूछ लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है कब शुरू किया गया था इसको, तो मैंने आपको बताया इसे 2015 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट एज पर द 2011 डेटा? 2011 के डेटा के अनुसार पुरुष साक्षरता दर सबसे कम किस जगह की है? तो साक्षरता दर ही सबसे कम बिहार की है। तो चाहे फीमेल की बात कर लीजिएगा, चाहे मेल की बात कर लीजिएगा, दोनों में ही बिहार आता है, और दोनों में ही हाईएस्ट कौन है? केरला है, मैंने आपको बताया। ओवरऑल अभी बताया था 74.04, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, द हाइएस्ट पॉवर्टी रेशियो ऑफ 64.75% इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सबसे अधिक गरीबी अनुपात 64.75% बिहार के किस जिले में है? सबसे ज्यादा गरीबी बिहार के किस जिले में दर्ज की गई थी एज पर 2011 सेंसस? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों किशनगंज। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहां पर पॉवर्टी रेशियो 64.75 सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर पेमेंट्स? इनमें से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? जब कारक भुगतान की बात आए तो यह बात याद रखिएगा, 4 चीजें फैक्टर ऑफ पेमेंट कहे जाते हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ध्यान रखिएगा, इनको दिया गया पेमेंट फैक्टर पेमेंट कहलाता है। जैसे लैंड के लिए क्या दिया जाता है? रेंट। लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस दी जाती है। कैपिटल पर क्या दिया जाता है? तो इंटरेस्ट दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो इन चीजों को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी फैक्टर पेमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो फैक्टर पेमेंट में क्या क्या है देखिएगा, इंटरेस्ट, तो यहां पर आप देख सकते हैं यस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेंट है, वेजेस है। तो कौन सा नहीं है? इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट एक फैक्टर पेमेंट नहीं है। तो फैक्टर को दी जाने वाली पेमेंट को ही फैक्टर पेमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? अभी इसके पहले एक प्रश्न आपने देखा था जिसमें मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था, इनमें से वह कौन सा नाम है जो हरित क्रांति से संबंधित है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए, एमएस स्वामीनाथन अभी आपको बताया, जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये जनक कहे जाते हैं हरित क्रांति के। विलियम गॉड की बात करें तो ये यूएस के पर्सन थे, इन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन ये शब्द दिया था। अगर आपसे कोई पूछे ना हरित क्रांति टर्म किसने दिया, तो हरित क्रांति टर्म देने वाले व्यक्ति ही विलियम गॉड थे। पीसी महालनोबिस ये नहीं थे दोस्तों। नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो यस, नॉर्मन बोरलॉग आपको बताया था ग्लोबल लेवल पर हरित क्रांति के फादर कौन कहे जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग कहे जाते हैं। पीसी महालनोबिस का कोई संबंध हरित क्रांति से नहीं था, बट पीसी महालनोबिस क्या थे? ये इकोनॉमिस्ट थे। ये क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमिस्ट। भारत में जब पहली बार नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना हुई थी, नेशनल इनकम कमेटी, तो इसके चेयरमैन किसको बनाया गया था? इन्हीं को बनाया गया था, पीसी महालनोबिस को। 1949 में इस कमेटी का निर्माण हुआ था। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये भी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फटाक से। तो 24, according to the census 2001 and 2011, which state in India had the lowest density of population? 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? घनत्व का मतलब होता है किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एक दायरे में कितनी जनसंख्या रहती है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र हम निश्चित कर देते हैं जिसे किलोमीटर स्क्वायर के नाम से हम जानते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर ऐसे लिखा जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत कितनी जनसंख्या रह रही है, इसे डेंसिटी कहा जाता है। तो डेंसिटी सबसे कम कहां पर रही है? तो सबसे कम डेंसिटी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम डेंसिटी रही है। और ओवरऑल 2011 की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो यह रिकॉर्ड हुआ है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 पर स्क्वायर किलोमीटर ये रिकॉर्ड हुई थी 2011 में। और सबसे ज्यादा अगर मैं डेंस की बात करूं यहां पर, तो वो कौन सा राज्य है? वो है बिहार। हाईएस्ट डेंसिटी है यहां पर, हाईएस्ट डेंसिटी। लोवेस्ट आपने जान लिया कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट याद रखिएगा बिहार में, हाईएस्ट याद रखिएगा बिहार में। आगे आते हैं अगला प्रश्न। When was the industrial policy resolution of 1948 first officially documented in India? भारत 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार भारत में आधिकारिक तौर पर कब प्रलेखित किया गया था? पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो 1948 में आई थी, उसको कब लाया गया था, किस तारीख को? तो बेसिकली उसे 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया था। और इसी के अंतर्गत बताया गया था भारत जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। द रीजनल रूरल बैंक्स अमेंडमेंट बिल 2014 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया? तो भारत में रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, इनकी स्थापना कब करी गई थी? 1975 में। इनकी स्थापना तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से की गई थी, ऑर्डिनेंस। लेकिन इनका एक्ट कब बनाया गया था? 1 साल बाद, जो बना था आरआरबी एक्ट 1976। तो इसमें 76 पहचान लीजिएगा और उस पर टिक लगा दीजिएगा, दैट्स इट। तो इसी में परिवर्तन किया है इस अमेंडमेंट बिल ने यहां पर। तो रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, आरआरबी एक्ट 1976 में बना था। और पहला जो आरआरबी स्टैब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था वो भी याद रखिएगा, प्रथमा ग्रामीण बैंक, PRATHMA, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, जिसका अब नाम है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। कहां पर? तो मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इस बैंक की स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। अगला प्रश्न, लोन्स अप टू व्हाट अमाउंट कैन बी इश्यूड अंडर द मुद्रा शिशु लोन। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 ऋण दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो मुद्रा योजना के शिशु के अंतर्गत कौन से ऋण या कितने रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं? तो शिशु सबसे छोटा ऋण है, शिशु के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण आते हैं। कितने रुपए तक के? 50,000 रुपए तक के ऋण आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, When did the extensive use of fertilizer, high yielding varieties of seeds and exploitation of irrigation potential starts in India? भारत में उर्वरकों, उच्च उपज देने वाले बीजों की किस्मों और सिंचाई क्षमता का व्यापक उपयोग कब शुरू हुआ? बेसिकली ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की ही बात करी जा रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1965-66 में देश में अकाल पड़ा था, उसके बाद से ये सब चीजें और तरीके से इंप्लीमेंट कर दी गई थी। तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन है, ड्यूरिंग द 3 एनुअल प्लान्स। और पहली बार ये जो 3 एनुअल प्लान्स बने थे 1966 से 69 के बीच में बने थे, क्योंकि अब इन 3 सालों के लिए कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना था। पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56 था, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। लेकिन इसी प्लान में बहुत सारे काम हुए थे, जैसे इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, बट इसके पहले अगर मैं बात करूं तो इंडो चाइना वॉर हुआ था। इंडो चाइना वॉर हुआ था, ये कब हुआ था? इंडो चाइना वॉर यहां पर 1962 में हुआ था। अकाल भी पड़ा था। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिनके कारण ऐसा किया गया था। आगे आते हैं, अ माइक्रो फाइनेंस लोन इज अ लोन इज। माइक्रो फाइनेंस लोन, सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म ऋण। माइक्रो फाइनेंस लोन जानते हो किसको कहते हैं? तो कोई भी लोन जिस लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है, लोन अमाउंट लेस देन, अगेन समझ लीजिएगा यहां पर, जस्ट अ मिनट, लोन का अमाउंट की बात यहां पर हो रही है। और लोन का अमाउंट कितने से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तो अगेन लेस देन 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से कम का अगर लोन है तो उसे माइक्रो फाइनेंस लोन के नाम से जानते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस लोन के अंतर्गत कोलेट्रल नहीं होती है, संपार्श्विक। कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, और यह ऋण आपको मिल जाता है। जैसे मुद्रा लोन जो है ना, वो भी कोलेट्रल फ्री लोन है, कोलेट्रल फ्री, लेकिन मुद्रा का शिशु लोन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, Who was the last deputy chairman of the Planning Commission of India? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जगह पर नीति आयोग बन गया। अभी इसके पहले के प्रश्नों में आपने जाना था कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। तो प्लानिंग कमीशन जब समाप्त किया गया तो ये जो आखिरी प्लानिंग कमीशन था, इसके डिप्टी चेयरमैन के रूप में कौन व्यक्ति थे? क्योंकि चेयरमैन इसका कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री। और देश के प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो 2014 तक थे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मनमोहन सिंह जी, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुन करके आगे थे। तो तब से वही नीति आयोग के चेयरमैन है दोस्तों। तो ये कौन थे? डिप्टी चेयरमैन थे दोस्तों मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही सेशंस के लिए जुड़े रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब के साथ, और हमारे साथ अखिलेश अवस्थी। और सुबह ऐसी और इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी हो तो डेली मैं डिस्कशन करता हूं सुबह 8 बजे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। आ जाइएगा इसी चैनल पर, राइस स्मार्ट हिंदी पर। थैंक यू।